हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी का पूरा नाम ध्रुजटी प्रसाद मुखर्जी था और इनका जन्म 1894 में बंगाल के मध्य वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में हुई। सन 1922 में मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुए। भारत में संस्कृति का समाजशास्त्र स्थापित करने का श्रेय डीपी मुखर्जी को ही जाता है। उन्होंने सन 1932 में समाजशास्त्र की मूल अवधारणा पर एक पुस्तक लिखी, जो कि किसी भारतीय समाजशास्त्री की पहली पाठ्य पुस्तक थी। अभी तक इस पे जो समाजशास्त्र है कि मूल जो अवधारणाएं थी उस पर इससे पहले किसी भी समाजशास्त्री ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। सन 1936 में उत्तर प्रदेश में सूचना निदेशक के पद पर डीपी मुखर्जी नियुक्त हुए और उन्हीं के प्रयास से आर्थिक और सामाजिक ब्यूरो की स्थापना की गई। सन 1947 में उन्हें उत्तर प्रदेश श्रम जांच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। डीपी मुखर्जी ने अत्यधिक धूम्रपान के कारण इनके गले में कैंसर हो गया, जिसके कारण इनकी हालत दिन पर दिन गिरती चली गई और सन 1962 में डीपी मुखर्जी का देहांत हो गया। समाजशास्त्र विषय में डीपी मुखर्जी ने क्या अपने विचार रखे हैं, ये देख लेते हैं। मुखर्जी ने भारत में एक ऐसे समाजशास्त्र की आवश्यकता पर बल दिया जिसके द्वारा सभी प्रमुख सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, इतिहास आदि एक दूसरे से अलग न होकर एक दूसरे के पूरक बने। उनकी प्रारंभिक रचनाओं व्यक्तित्व और सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं के अंतर्गत मुखर्जी ने व्यक्तित्व समाजीकरण तथा समाज का अध्ययन करने के लिए मनो समाजशास्त्रीय पद्धति पर अधिक बल दिया। डीपी मुखर्जी मार्क्सवादी थे, किंतु वे स्वयं को मार्क्सशास्त्री कहलाना अधिक पसंद करते थे। उनके अनुसार परंपरा, आधुनिकता, समूहवाद में द्वंद्वात्मक संबंध है। डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण यहाँ यूरोप की जो समाज है वहाँ से कहीं अधिक स्थिर है, क्योंकि यूरोप के समाज परिवर्तन के बाद विशृंखलित हो गए हैं, जो कि भारतीय समाज में नहीं है। सांस्कृतिक विविधताओं पर मुखर्जी ने अपनी पाठ्य पुस्तक डाइवर्सिटी में भारत की सांस्कृतिक विविधता को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीय समाज की सांस्कृतिक समन्वय और आत्मसात की प्रक्रिया के रूप में इसे स्पष्ट किया। उनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता को स्पष्ट करना था। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसका विकास प्रजातीय समूहों और संस्कृतियों द्वारा दी गई चुनौतियों के प्रत्युत्तर में हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सी जो संस्कृति है, यहाँ से भारत से ज़्यादा संस्कृति एक जगह नहीं पाई जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा यहाँ पर संस्कृति पाई जाती है, कई प्रकार की, और प्रजातीय समूह भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ की जो भारतीय संस्कृति है वो अपने आप को स्थिर बनाए रखे हुए है। डीपी मुखर्जी का उद्देश्य संस्कृति के अंतर्गत मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम संबंधों का विश्लेषण करना था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय संस्कृति में पैदा होने वाले परिवर्तन की नई प्रक्रियाओं को भी उन्होंने स्पष्ट किया। अब देख लेते हैं हिंदू मुस्लिम संबंध क्या बताया है डीपी मुखर्जी ने। उन्होंने कहा कि विभिन्न समूहों के बीच होने वाली अंतरक्रियाओं को सांस्कृतिक विकास का प्रमुख आधार माना गया।
उनके अनुसार इन अंतर्क्रियाओं पर एक विशेष समय को राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक संबंध तथा परिवर्तन की प्रक्रियाओं का विशेष प्रभाव पड़ा है। यदि राजनीतिक पर विचार करें तो भारत में 11वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य तक हिंदू बहुल प्रजा पर मुसलमान बादशाहों ने शासन किया और हिंदू राजाओं और मुस्लिम जो बादशाह थे उनके बीच अनेक प्रकार की संधियां होती रहीं। यहाँ एक दूसरे से भिन्न संस्कृतियों वाले शासकों के बीच में होने वाली साझेदारी और भाईचारे की दशा को इन्होंने स्पष्ट किया है। आर्थिक संबंधों पर अगर विचार करें तो मुगल शासनकाल सैनिक सरदार मुसलमान थे, जबकि अधिकांश जो जमींदार थे वो हिंदू थे और उस समय की जो ग्रामीण जनता थी वो इन्हीं जमींदारों से शोषित और उपेक्षित थी। डीबी मुखर्जी कहते हैं, इतना शोषित और उपेक्षित होने के बाद भी ये जो ग्रामीण जनता थी उसमें वर्ग संघर्ष जैसी कोई भावना विकसित नहीं हो पाई। इसके अलावा मुखर्जी कहते हैं कि अगर हम सांस्कृतिक की बात करें तो सांस्कृतिक और वेशभूषा, खान पान जो रहा है हिंदू मुस्लिम में, वो एक दूसरे में उन्होंने आदान प्रदान किया हुआ है। पश्चिम के प्रभाव की अगर हम बात करें तो डीपी मुखर्जी कहते हैं कि संस्कृति एक स्थिर विशेषता नहीं है, वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है और इसी परिवर्तन से किसी समाज की संरचना का निर्माण होता है। मुखर्जी मार्क्स के विचार से सहमत थे कि कोई समाज में होने वाला परिवर्तन उत्पादन प्रणाली से प्रभावित होता है। परंपरागत रूप से भारतीय जो समाज था वो उत्पादन प्रणाली से प्रभावित नहीं था, क्योंकि भारतीय समाज में का जो प्रमुख उद्देश्य था वो 4 थे: पुरुषार्थ, धर्म, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, पुरुषार्थ पर अधिक बल दिया गया था अपने यहाँ, तो धर्म पर अधिक बल दिया गया था। तो इस यहाँ पर जो उत्पादन प्रणाली थी वो उपभोग पे नहीं आधारित थी, इसलिए यहाँ की जो उत्पादन प्रणाली को उन्होंने कहा है ये आदर्श प्रारूप था और उत्पादन प्रणाली से जो भारत है उसका कोई संबंध नहीं था। इस्लाम ने भारतीय समाज को प्रभावित अवश्य किया, परिणाम स्वरूप समाज में कहीं विद्रोह तो कहीं समन्वय देखने को मिलता है। लेकिन ब्रिटिश शासन आने के बाद भारतीय समाज में तेजी से परिवर्तन प्रारंभ हो गए। इसका मुख्य कारण क्या था? यहाँ भारतीय समाज में होने वाले आंदोलन, जिसका जो भारतीय समाज में जो आंदोलन है वे वो पश्चिमी बुद्धिवाद से प्रभावित हैं और राजा राम मोहन राय इनमें से एक विशेष थे। राजा राम मोहन राय और सामाजिक आंदोलनों के प्रयास से ही सती प्रथा, बाल विवाह का अंत हुआ। उसके बाद अनेक जो समाज स्थापित हुए, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, आपकी ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, ये बाद में आए। भारतीय समाज जो जाति व्यवस्था पर आधारित था, अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इसको बल मिला। लेकिन अगर आप देखें भारतीय समाज को तो इसकी जो गति है, परिवर्तन की जो गति है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई बाधा नहीं आई, वो निर्बाध चलती रही, ऐसा नहीं है। अनेक बुद्धिजीवियों और जो राजनीतिक थे समय समय पर इसका विद्रोह किया कि अगर यहाँ की जो उत्पादन प्रणाली अगर चेंज हुई, परिवर्तित हुई, मशीनीकरण हो गया तो यहाँ का जो लघु उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग धंधे हैं, वो यहाँ विनिष्ट हो जाएंगे और इसका जो अर्थव्यवस्था है वो भी विघटन की कगार पर आ जाएगी। संस्कृति तथा आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मुखर्जी ने आर्थिक विकास का वहाँ की सांस्कृतिक विशेषताओं के संदर्भ में स्पष्ट करने का प्रयास किया। प्राचीन काल में जो भूमि होती थी उसका स्वामित्व किसान के पास था और वो राजा को भूमि का जो अपनी उपज होती थी उसका एक भाग राजकोषीय में जमा करता था। किसके बदले? राजा किसान को संरक्षण प्रदान करता था। लेकिन जब यही राजा बौद्ध और जैन धर्म था उससे प्रभावित हुए तो किसान की जो भूमि थी उसका स्वामित्व बौद्ध संघों के अधीन हो गया। तब ये किसान बौद्ध संघों को अपनी उपज का अपनी उपज का छठा भाग देने लगे और ये जो छठा भाग था ये बौद्ध संघों ने जो नैतिक प्रगति थी, समाज की नैतिक प्रगति में इसको लगाया। प्राचीन काल से लेकर मुगल काल तक व्यापार और वाणिज्य पर भी
भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुआ, वो भी नई संस्कृति के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। पश्चिम की संस्कृति जो थी वो नगरीय संस्कृति थी, और जैसे जैसे इसका प्रभाव पड़ा वहाँ प्राचीन जो सांस्कृतिक संस्थाएं थी वो कमज़ोर होती गईं। नगरीय जो संस्कृति थी वहाँ मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा प्रभाव था। मध्यम वर्ग जो आए थे इनका बहुत बड़ा प्रभाव था, और ये मध्यम वर्ग पश्चिमी सभ्यता से पूरी तरह से प्रभावित था और वहाँ की उन्होंने संस्कृति को ग्रहण कर रखा था। सांस्कृतिक साहित्य पर अगर संस्कृति के प्रभाव की बात करें तो मुखर्जी ने स्पष्ट किया कि संस्कृति की परंपराएं सांस्कृतिक परंपराओं से प्रभावित थी। साहित्य की जो परंपराएं हैं वो सांस्कृतिक परंपराओं से प्रभावित थी। प्राचीन काल में जो संस्कृत भाषा के माध्यम से एक ऐसे साहित्य का विकास हुआ जो उस समय की संस्कृति का निरूपण करता था। क्योंकि आप कोई भी साहित्य देखिए, उसको पढ़िए, तो जो उस समय के काल था वहाँ की जो जीवन शैली थी, उसकी वेशभूषा थी, सांस्कृतिक जितनी अवस्थाएं थी उसको निरूपित करती है। तो यही डीपी मुखर्जी कह रहे हैं कि उस समय का जो साहित्य था वो वहाँ की जो वेशभूषा थी या वहाँ की जो सांस्कृतिक विशेषताएं थी उसको स्पष्ट करता था। जब मुस्लिम यहाँ आए तो हिंदू मुस्लिम संस्कृति का आदान प्रदान आपस में हुआ और इनका मिला जुला रूप आप इनके साहित्य में भी देखने को मिलता है। लेकिन जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर सामने आया तो उसके जो साहित्य था, जो उसने साहित्य का विकास किया, उसमें अनेक नाटक और कहानियाँ लिखी गई और ये नाटक और कहानियों में क्या हुआ, उसने राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। इनकी जो नाटक कहानियाँ थी उसे राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला और इसने जो समाज में अंधविश्वास और कुप्रथाएं थी उस पर उसने तीखा प्रहार किया। भारत की सांस्कृतिक विवेचना के द्वारा मुखर्जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि संस्कृति ही एक महत्वपूर्ण आधार है जो कि विभिन्न समुदायों और समूहों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति का निर्धारण करती है। ठीक है, तो ये था सांस्कृतिक विविधता। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि डीपी मुखर्जी कहना चाहते हैं कि भारतीय समाज में जो भी परिवर्तन हुए हैं उसमें उसको हम अलग न देखकर हम सांस्कृतिक आधार पर इन परिवर्तनों को देख सकते हैं। कोई भी परिवर्तन होता है उसका एक प्रमुख आधार सांस्कृतिक विशेषता ही होती है। सांस्कृतिक आधार पर ही आप इसको निरूपित कर सकते हैं। तो ये डीपी मुखर्जी का संस्कृति का जो विविधताएं थी, ये हमारा टॉपिक आज क्लियर हो गया है। कल हम इसके आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे, आधुनिकता, जो उन्होंने आधुनिकीकरण का बताया है, कल हम उस पर बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है यहीं तक रखते हैं और आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और आगे की आप पढ़ाई करते रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू।